सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल स्पेशल एजुकेटर में। इस चैनल में हम आपको स्पेशल एजुकेशन से संबंधित जितने भी टॉपिक होंगे उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी टॉपिक आपको लगता है कि आपको पढ़ने की आवश्यकता है या आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और स्पेशल एजुकेशन से जुड़े हुए सभी आपके दोस्तों को इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी हमारी वीडियो पहुंच जाए। धन्यवाद। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि अगर हिंदी में हम बात करें तो बौद्धिक अक्षमता, जिसे पहले मेंटल रिटार्डेशन के नाम से जाना जाता था, यानी कि मानसिक मंदता। तो फिर इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया, क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन अगर हम किसी बच्चे को बोलते हैं कि ये बच्चा मेंटल रिटार्डेड है या मेंटल रिटार्डेशन है तो इस बात में अलग सी एक फील है कि उसको हम गलत बोल रहे हैं। तो इसी कारण इसका जो नाम है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है चेंज किया गया है। तो इस टॉपिक में आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मीनिंग, डेफिनेशन, इसकी क्लासिफिकेशन क्या क्या है, टाइप्स कितने हैं, कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, कज़ल्स क्या हैं कि किसी डिसेबिलिटी के उत्पन्न होने के किसी बच्चे में अगर कोई डिसेबिलिटी उत्पन्न होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, हेयरिंग इम्पेयरमेंट या जो भी डिसेबिलिटी है उसके कारण क्या है और उसका प्रिवेंशन क्या है। ठीक है। और असेसमेंट हम इन बच्चों की कैसे कर सकते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। और एजुकेशनल प्लान, यानी कि इन जो बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबल है या फिर आईडी बच्चा है जिसे हम कहते हैं, तो उसके बारे में हम एजुकेशन प्लान कैसे करेंगे कि उसको फ्यूचर में वो इंडिपेंडेंट हो पाए। तो इसके लिए हम सब इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल डेफिशिएंसी, मेंटल सब नॉर्मलिटी, मेंटल हैंडीकैप, ये सभी नाम एक ही प्रकार की परिस्थिति को दर्शाती हैं। यानी कि ये जो कंडीशन है इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है पहले मेंटल रिटार्डेशन था, मेंटल सब नॉर्मलिटी है, मेंटल हैंडीकैप है, ये सभी जो नाम हैं इसी एक ही डिसेबिलिटी या एक ही कंडीशन को शो करते हैं। ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक अगर जो नॉर्मल व्यक्ति है उसका जो आईक्यू लेवल होता है वो 90 से लेकर के 110 के बीच में होता है। ठीक है। तो इससे कम अगर कोई भी व्यक्ति है जिसका आईक्यू इससे कम है या इससे अधिक है तो हम उसे नॉर्मल नहीं कह सकते। अगर देखिए 110 से अगर ज़्यादा उस व्यक्ति का आईक्यू लेवल है तो हम उसे क्या कहते हैं, सुपीरियर कहते हैं। और 90 से अगर कम है किसी व्यक्ति का तो उसे हम कहते हैं वो मेंटली रिटार्डेड है या इंटेलेक्चुअल डिसेबल है। चलिए ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 90 से कम हो तो हम उसे बौद्धिक अक्षमता वाला व्यक्ति कह सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार के बालक में सोचने की, समझने की और अनुकूलतम व्यवहार करने की जो है अक्षमता पाई जाती है। यानी कि इनका मानसिक विकास जो है एक निश्चित एज पर रुक जाता है। इसी कारण पूर्ण विकास इनका मस्तिष्क का नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या है, इनकी सोचने की जो क्षमता है या फिर समझने की किसी चीज़ को या फिर खुद के विचार प्रकट करने की जो क्षमता है वो क्या है, एक बच्चे के समान या जितनी इनकी मेंटल एज होती है उसके अकॉर्डिंग रह जाता है। चलिए इसकी मीनिंग देखते हैं कि बौद्धिक क्षमता का सामान्य अर्थ है जब किसी व्यक्ति का मस्तिष्क पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता या उसकी बुद्धि लब्धि सामान्य व्यक्ति से कम हो या 90 से कम हो, उसे हम बौद्धिक अक्षम कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति का अगर मस्तिष्क जो है वो डेवलपमेंट नहीं हुआ है, यानी कि एक निश्चित एज के बाद या निश्चित एज पे जो है उसका जो माइंड है उसका डेवलपमेंट रुक गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटेलेक्चुअल डिसेबल कहेंगे, जिसका आईक्यू लेवल क्या होगा, 90 से कम होगा। चलिए डेफिनेशन देखते हैं इसकी। AAIDD यानी कि अमेरिकन एसोसिएशन फॉर इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटी, जिसको हम पहले AAMR कहते थे कि तो इसका नाम अभी चेंज कर दिया गया है क्योंकि मेंटल रिटार्डेशन हम नहीं कह पाते, तो इसका नाम अभी चेंज कर दिया गया है। तो इसके अनुसार क्या है कि मानसिक मंदता एक अक्षमता है, इसमें बुद्धि लब्धि व अनुकूलतम व्यवहार दोनों सीमित हो जाते हैं। यानी कि ऐसी अक्षमता या ऐसी कंडीशन, ऐसी डिसेबिलिटी है जिसमें व्यक्ति की बुद्धि लब्धि यानी कि उसका आईक्यू, इंटेलिजेंस क्वोशेंट और उसका अनुकूलतम व्यवहार यानी कि उसकी एज के अकॉर्डिंग जो बच्चा व्यवहार करना चाहिए वो व्यवहार इस डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अब उसका जो माइंड है वो एक निश्चित एज में उसकी माइंड का जो विकास है वो रुक गया है, लेकिन उसकी जो क्रिटिकल एज है वो बढ़ती जा रही है। तो उसका जो माइंड
काम करेगा वो उसी एज के अकॉर्डिंग काम करेगा जहाँ उसका जो विकास है वो रुक गया है। तो अनुकूलतम व्यवहार करने में बच्चे को क्या है, परेशानी हो जाती है या सीमित रहता है। चलिए इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन यानी कि कितना आईक्यू किस लेवल को प्रदर्शित करता है कि इतना अगर किसी का आईक्यू है तो हम उसे कौन सी क्लास में या कौन सी स्टेज में हम उसको रख सकते हैं। तो चलिए 110 से अबव अगर किसी का आईक्यू लेवल है तो उसे हम सुपीरियर कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद 110 से लेकर 110 से 90 तक अगर किसी व्यक्ति का आईक्यू लेवल होता है तो उसे हम नॉर्मल कहते हैं। 89 से 71 तक अगर किसी व्यक्ति का आईक्यू लेवल है तो उसे हम बॉर्डर लाइन। 70 से 50 तक अगर किसी बच्चे का आईक्यू लेवल है तो उसे हम माइल्ड केस कहते हैं। 49 से 35 अगर किसी व्यक्ति का या किसी बच्चे का आईक्यू लेवल है उसे हम मॉडरेट। 34 से 20 तक सीवियर। और 20 से कम अगर किसी व्यक्ति का आईक्यू लेवल है तो उसे हम क्या कहते हैं, बच्चा परफॉर्म्ड है या वो व्यक्ति परफॉर्म्ड केस का है। तो चलिए अब देखते हैं इसके टाइप्स क्या क्या हैं। टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो मुख्यतः इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है एजुकेशनल यानी कि शिक्षा के आधार पर इनको बांटा गया है। फिर है चिकित्सीय कारणों के आधार पर यानी कि कौन कौन से चिकित्सीय कारण हैं, ठीक है, मेडिकली ऐसे कौन कौन से रीजन हैं जिनके कारण अलग अलग पार्ट्स में इसको बांटा गया है। थर्ड है साइकोलॉजिकल यानी कि मनोविज्ञानिक के आधार पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चों को बांटा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एजुकेशनल यानी कि शिक्षा के आधार पर इन बच्चों को कैसे कैसे बांटा गया। तो शिक्षा के आधार पर बच्चों को इनको 3 भाग में बांटा गया है, जिसमें पहला आप देख सकते हैं एजुकेबल है, सेकंड ट्रेंडेबल है और थर्ड है कस्टडियल। यानी कि एजुकेबल की अगर हम बात करें तो इस प्रकार के व्यक्तियों में बुद्धि लब्धि यानी कि उनका आईक्यू 50 से 70 के बीच में होता है और इन व्यक्तियों को हम 5वीं क्लास तक जो है वो शिक्षा दे सकते हैं। अगर हम थोड़ा और एफर्ट करें, बच्चे के साथ एफर्ट करें, स्पेशल एजुकेटर अगर एफर्ट करता है बच्चे के साथ, उसके पेरेंट्स करते हैं, तो वो हम थोड़ा सा लेवल उसका बढ़ा भी सकते हैं। नॉर्मली हम 5वीं क्लास तक इन बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। इसके बाद आता है ट्रेनेबल। इन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि यानी कि इनका आईक्यू जो है 35 से 49 तक होता है और इन्हें हम 2nd क्लास तक पढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ इनको क्या है कि व्यावसायिक यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिनके कारण भविष्य में जब ये स्टडी पूरी कर लेते हैं, 18 एज से ऊपर हो जाते हैं, तो इनको वोकेशनल एरिया में भेज दिया जाता है जिससे खुद अपना कमा कर खा सकते हैं। इसके बाद है कस्टडियल। इस प्रकार के व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 34 से कम होती है, इन्हें शिक्षा नहीं दी जा सकती। यानी कि इनका जो माइंड है या फिर इनकी जो डेवलपमेंट है इनके मस्तिष्क का, वो क्या है बहुत कम स्टेज में रुक जाता है, तो इसी कारण बिल्कुल मैच्योर नहीं हो पाता, तो हम इनको पढ़ा नहीं सकते, इनको शिक्षा नहीं दे सकते। लेकिन इनको हम वोकेशनल स्टार्टिंग से हम क्या करते हैं, इनको वोकेशनल ट्रेनिंग में हम डाल देते हैं ताकि एक वोकेशनल ट्रेनिंग में जब इनकी एज हो 18 के प्लस तो ये आराम से सीख सकते हैं तब तक और बाद में अपना कुछ भी काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं चिकित्सीय कारणों के आधार पर कौन कौन से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को बांटा गया है। तो संक्रमण एवं मादक द्रव्य संबंधित यानी कि इन्फेक्शन अगर किसी को हो गया है किसी कारण से, ठीक है, या मादक द्रव्य संबंधित अगर कोई सेवन करता है ऐसा, तो उसे हम बांट सकते हैं। उपापचय और भोजन संबंधित अगर किसी व्यक्ति में दिक्कत है उसमें बांटा गया है। मनोचिकित्सीय विकृतियाँ साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें बांटा गया है। गुणसूत्रीय असमानता यानी कि क्रोनोलॉजिकल कंडीशन हम क्रोमोसोम्स कंडीशन हम कह सकते हैं, इसमें क्रोमोसोम्स में या उसके बायोलॉजिकल जो कंडीशन है उसमें दिक्कत हो सकती है। गर्भावस्था की विकृतियाँ यानी कि प्रेगनेंसी टाइम के कारण जो भी अगर बच्चे में दिक्कत है या एबनॉर्मलिटी है तो उसमें हम बांट सकते हैं। मानसिक एवं शारीरिक कारक यानी कि फिजिकल और मेंटली अगर कोई ऐसे फैक्टर्स हैं, रीज़न हैं, तो हम इसमें हम चिकित्सीय कारणों के आधार पर इनको बांट सकते हैं। अब देखिए मनोवैज्ञानिक के आधार पर ये विनय के अनुसार इसको जो साइकोलॉजिकल जो इसका क्लासिफिकेशन है वो विनय के आधार पर विनय के अनुसार किया गया है। तो विनय ने क्या है कि साइकोलॉजिकल के अकॉर्डिंग इनको 4 भागों में बांटा है, जिसमें माइल्ड लेवल है, मॉडरेट लेवल है, सीवियर लेवल है और प्रोफाउंड लेवल है।
तो देखते हैं माइल्ड लेवल और मॉडरेट लेवल में क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या होता है। तो माइल्ड लेवल यानी कि विनय के अनुसार इस प्रकार के बच्चों की बुद्धि लब्धि 50 से 70 तक होती है, यानी कि इनकी जो आईक्यू है वो 50 से लेकर के 70 तक होती है माइल्ड वालों की। इनकी मानसिक आयु जो है यानी कि इनका मस्तिष्क जिस एज में डेवलप होना रुक गया है इनका मस्तिष्क, वो एज इनकी 9 से 11 साल, यानी कि इनकी क्रिटिकल एज यानी कि वास्तविक एज कितनी भी हो, लेकिन इनका जो मानसिक आयु हम बात करें तो 9 साल से लेकर 11 साल के बच्चे जो हैं इनके समान होती है। ठीक है, फिर आती है मॉडरेट लेवल। इस अवस्था में व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 49 से लेकर के 49 से लेकर के 35 तक होती है। इनकी मानसिक आयु लगभग 7 वर्ष के बच्चों के समान होती है। इन्हें डेली रूटीन करने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, यानी कि एडीएल की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग की, तो इन्हें हम ट्रेनिंग जो है देनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि ब्रश करना है, नहाना है, टॉयलेट है, बाथरूम है, ठीक है, नेल कटिंग है, तो जितने भी हमें नेसेसरीज है डेली लिविंग में, तो इन सबको क्या है ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जितने भी इंटेलेक्चुअल डिसेबल के बच्चे होते हैं। इसके बाद देखते हैं हम सीवियर लेवल। इस अवस्था में बुद्धि लब्धि जो बच्चों की है वो 34 से 20 तक होती है। इन व्यक्तियों की मानसिक आयु अत्यधिक कम होती है, निश्चित होती है। मैं बता देता हूँ कि लगभग 4 या 5 साल के करीब जो है इन बच्चों का जो मानसिक आयु है वो होती है। इन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है, यानी कि इनको हम क्या है कि वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए हम इन बच्चों को तैयार करते हैं। फिर आती है प्रोफाउंड लेवल, यानी कि बिल्कुल जो लोअर लेवल है बच्चों में, इसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बच्चों में, तो इनकी जो इनका आईक्यू है वो 20 से कम होता है। इस प्रकार के बच्चों में रोज़मर्रा का कार्य किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाता है या उनकी सहायता इनको लेनी पड़ती है, यानी कि एडीएल जो है इनकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग जो है जितनी भी है, यानी कि देख लीजिए आप, खाना खाना है, बाथरूम जाना है, नहाना है, तो जितनी भी इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें एक केयर टेकर रहता है जो इनको पूरे दिन यानी कि इनकी सहायता करता है। ठीक है, इस बच्चों की मानसिक आयु लगभग 4 वर्ष के बच्चों के समान होती है, यानी कि 4 साल का बच्चा जिस प्रकार बिहेव करता है, उसकी लैंग्वेज जितनी डेवलप होती है, उसमें जितने भी 4 साल के एक नॉर्मल बच्चे में जितने भी डेवलपमेंट होते हैं, जितने भी उसमें डेवलपमेंट होते हैं, तो एक प्रोफाउंड लेवल के बच्चे में चाहे उसकी उम्र कितनी हो, लेकिन उसमें डेवलपमेंट कितना होगा जितना एक 4 साल के व्यक्ति में होता है, नॉर्मल बच्चे में होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं करेक्टर्स क्या हैं इन बच्चों की, कि अगर कोई बच्चा आईडी है यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल है तो उनके करेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले धीमी प्रक्रिया यानी कि स्लो रिस्पॉन्स या स्लो एक्टिविटी हम कह सकते हैं। इन व्यक्तियों की प्रतिक्रिया सामान्य व्यक्ति से कम होती है, कभी कभी ये प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता होगा कि इंटेलेक्चुअल डिसेबल जो बच्चे होते हैं इनकी नर्वस सिस्टम में भी जो है वो प्रॉब्लम रहती है, जिसके कारण मैसेज जो है इनके माइंड तक पहुंचते भी होंगे या फिर बहुत लेट तक पहुंचते हैं। ठीक है, जिससे या तो रिस्पॉन्स नहीं कर पाते या करते हैं तो बहुत लेट तक कर पाते हैं। स्पष्टता का अभाव है इन बच्चों में, अपने भाव, अपने विचार, अपनी आवश्यकता, इन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता है, इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, ये कुछ करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, अपने बात आपके सामने रखना चाहते हैं, तो ये स्पष्ट रूप से बिल्कुल नहीं रख पाते हैं। ठीक, बौद्धिक अक्षम व्यक्ति धीरे धीरे सीख पाते हैं। स्लो लर्नर जो है ये बच्चे होते हैं, इनके समझने में भी धीमापन होता है। इस प्रकार के व्यक्ति अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते, यानी कि अपने इमोशंस पर जो है इस प्रकार के जो बच्चे हैं वो नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, कंट्रोल नहीं रख पाते, क्योंकि देखिए इनके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है। इसके कारण इन्हें ये नहीं पता कि कौन सी जगह हंसना है, कौन सी जगह रोना है, तो ये कंट्रोल नहीं कर पाते। एकदम से गुस्सा भी हो सकते हैं आप पर, एकदम से हंस भी सकते हैं, आप पर अटैक भी कर सकते हैं, तो ये अपने कंट्रोल जो है इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, इनके याद रख पाने में कमी होती है, इनको याद बहुत कम रहता है। इनके विकास में, इनके डेवलपमेंट जो है इसमें देरी रहती है, तो बिल्कुल सही बात है कि इनके विकास में देरी होती है। ये व्यक्ति वास्तविक आयु के विकास के अनुपात में पीछे रह जाते हैं, यानी कि जितना इनका विकास होना चाहिए इनकी क्रिटिकल एज में वो नहीं हो पाता है, क्योंकि इनका मस्तिष्क जो है वो सही से काम नहीं कर पा रहा है, इनका उसका डेवलपमेंट रुक गया है। इसी कारण इसके पूरे शरीर में जितने भी डेवलपमेंट है तो वो सभी क्या है इफ़ेक्टिव होते हैं।
अब बात करते हैं हम कज़ज़ की। कज़ज़ के साथ साथ हम बात करेंगे इनकी प्रिवेंशन की, क्योंकि कज़ज़ और प्रिवेंशन एक जैसे हम कह सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत रहते हैं ये। तो कज़ज़ क्या है कि बौद्धिक क्षमता अनेक कारणों से होती है। इसके कारणों को 4 समय के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। किसी किसी साइकोलॉजिस्ट ने इन्हें 4 भागों में बांटा है। तो पहला हम देखते हैं बायोलॉजिकल कज़ज़, फिर आती है प्रीनेटल कज़ज़, यानी कि जन्म से पूर्व के कारण। जब एक बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है, प्रेगनेंसी टाइम में बच्चे में क्या क्या कारण हो सकते हैं जिससे बच्चा डिसेबल हो सकता है। तो फिर आते हैं नेटल कज़ज़, जन्म के समय के कारण, और फिर पोस्ट नेटल कज़ज़ यानी कि जन्म के बाद के कारण। तो सबसे हम पहले पढ़ते हैं बायोलॉजिकल कज़ज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इसमें हम देखिए बायोलॉजिकल में हम मेन पढ़ते हैं क्रोमोसोमल विकास, यानी कि क्रोमोसोम्स में जितनी भी इनके प्रॉब्लम होती है वो पढ़ते हैं, ठीक है। और गुणसूत्र में तो एक ही बात है। तो क्रोमोसोम विकार प्रत्येक व्यक्ति में, जैसा कि आपको पता है कि 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें सेक्स के बाद या फिर हम कैसे रिप्रोडक्शन के बाद क्या है, बच्चे में 23 गुणसूत्र जो हैं, 23 गुणसूत्र जो है वो माँ से, 23 गुणसूत्र जो पिता से आते हैं, ठीक है। तो दोनों इसी कारण बच्चे में माँ बाप के दोनों के गुण आते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसमें बच्चे की जो ये कंडीशन है इसमें दिक्कत आ जाती है, इसमें प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण बच्चे में डिसेबिलिटी या क्षमता उत्पन्न हो जाती है। तो इसके अलग अलग प्रकार हैं, देखिए, जैसे कि ट्राइसोमी या डाउन सिंड्रोम। अब ट्राइसोमी हम किसे कहते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा इसमें क्या है, क्रोमोसोम जो है वो बच्चे में आ जाता है, यानी कि 46 की जगह इसमें बच्चे में 47 जो है क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, जिसके कारण बच्चा डिसेबल हो जाता है। फिर आती है मोनोसोमी या टर्नर सिंड्रोम, ये ज़्यादातर फीमेल में होती है। इसमें एक गुणसूत्र या फिर एक क्रोमोसोम्स क्या है, मिसिंग रहता है। फिर आती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये मेल में होता है। इसमें भी एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा मेल में आ जाता है, जिसके कारण डिसेबिलिटी उत्पन्न हो सकती है, ठीक है, या बच्चा डिफरेंट हो सकता है नॉर्मल बच्चों से। तो इसमें इसके कारण कोई भी डिसेबिलिटी आ सकती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अलावा हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, इनसे कोई भी डिसेबिलिटी जो है बच्चे में उत्पन्न हो सकती है। तो चलिए आगे देखते हैं प्रीनेटल कज़ज़ कौन कौन से हैं, इसके साथ ही हम पढ़ेंगे इनका प्रिवेंशन। तो प्रीनेटल कज़ज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, निकट रक्त संबंधी विवाह। अगर निकट रक्त हो, यानी कि बहुत से ऐसी जातियां हैं हमारे समाज में, तो निकट संबंधी विवाह हो जाता है जिनमें, तो उससे भी दिक्कत आ सकती है। माता की गर्भधारण की उम्र क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि माँ अगर 18 साल से कम या 35 साल से ज़्यादा में अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसमें क्या है, डिसेबिलिटी हो सकती है उनके बच्चे में। RH जो होती है, RH, उसमें उसका दिक्कत हो सकता है, उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव में दिक्कत हो सकती है। माता में अगर किसी चीज़ का संक्रमण है, माता का पोषण सही नहीं है प्रेगनेंसी के टाइम, गर्भावस्था में विषैले पदार्थ, यानी कि जैसे भी अल्कोहल हम कह सकते हैं, अल्कोहल का सेवन करना, या फिर दवाइयाँ जो है बेफालतू की दवाइयाँ, मतलब कि बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए अगर माँ लेती है तो बच्चे में जो है इसमें दिक्कत हो सकती है। माँ में खून की कमी अगर है, ठीक है, माँ को हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, तो इसमें ये प्रेगनेंसी के टाइम अगर ये दिक्कत है तो बच्चा में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। रेडियो एक्टिव रेज के संपर्क में नहीं, यानी कि ज़्यादा बार हम माँ जो है एक्सरे करवा लेती है, तो रेडियो एक्टिव जो किरणें हैं या रेज हैं, जिसके कारण बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है। अब देखिए नेटल कज़ज़ हम पढ़ते हैं कि जन्म के समय कौन कौन से कारण हो सकते हैं। समय से पहले अगर किसी बच्चे का जन्म हो जाता है, यानी कि एक फिक्स जो टाइम पीरियड होता है 9 मंथ, उससे पहले अगर बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसमें बच्चे में डिसेबिलिटी उत्पन्न हो सकती है। निश्चित समय के बाद, यानी कि पोस्ट मैच्योर अगर बच्चा हो रहा है, निश्चित टाइम के बाद हो रहा है, 9 महीने के बाद में, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो लेबर पेन अगर 24 घंटे से अधिक रहता है माँ में, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। फोर्सेप डिलीवरी होती है जिसमें बच्चे के सर पर फोर्सेप रख के उसको खींचा जाता है, तो उसमें भी बच्चे के सिर में डिसेबिलिटी या फिर किसी रोग होने के कारण संभावना रहती है, ठीक है। असामान्य स्थिति अगर बच्चे की हो, यानी कि जो एक निश्चित स्थिति होती है माँ के पेट में बच्चे की, उसके अलावा
असामान्य अगर कोई स्थिति है तो उसमें हो सकता है। माइक्रोसिफेली या हाइड्रोसिफेली यानी कि बच्चों में सिर का बड़ा होना, जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि सर में पानी का भर जाना, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे का वजन कम है, ठीक है, उसका रंग असामान्य है यानी कि हल्का गुलाबी से अलग अलग कोई रंग है, जैसे कि पीला हो सकता है, नीला हो सकता है, तो इसमें बच्चे में डिसेबिलिटी उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। अगर बच्चा जन्म के तुरंत बाद नहीं रोता है तो बच्चे में डिसेबिलिटी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि अगर बच्चा जन्म के जस्ट बाद नहीं रोएगा तो उसके जो माइंड तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, जिससे वो अपना जो वर्क है वो स्टार्ट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण बच्चे में डेफिनेटली जो हम कह सकते हैं कि डिसेबिलिटी उत्पन्न होती है, ठीक है। हाइपोकैलेमिया यानी कि ग्लूकोज में ग्लूकोज की जो मात्रा है बच्चे के ब्लड में वो कम होती है, तो बच्चे के डिसेबिलिटी उत्पन्न हो सकती है। फिर बात करते हैं पोस्ट नेटल कॉजेज की। तो बच्चों में अगर कुपोषण है, ठीक है, संक्रमण हुआ, अगर इन्फेक्शन किसी चीज़ का है, सिर में चोट लगी है बच्चे के, ठीक है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कमज़ोर है, उसको बच्चे को मिर्गी के दौरे आते हैं, ठीक है, या फिर उसके साइकोलॉजिकल कंडीशन यानी कि घर में जो माहौल है वो बिल्कुल सही नहीं है, जैसे कि पूरा दिन लड़ाई रहना, ठीक है, घर में लड़ाई या मोहल्ला ऐसा होना जिसमें लड़ाई हो, दंगे हो, तो बच्चा माइंडली जो प्रेशर उस पर रहता है, जिसके कारण बच्चा डिसेबल हो सकता है, ठीक है। दिव्यांग माता पिता अगर किसी बच्चे के हैं तो वो टेंशन में, और खुद भी उसके फिर बायोलॉजिकल जो कज़न्स हैं उसके कारण बच्चा भी इस डिसेबिलिटी से ग्रसित हो सकता है। देखिए, प्रिवेंशन हम बात करते हैं। प्रिवेंशन जन्म से पूर्व की जाने वाली सावधानी और रोकथाम, ठीक है, जन्म के समय की जाने वाली सावधानी और जन्म के बाद की जाने वाली सावधानी 3 भागों में बांटा गया है, जिन्हें कज़न्स में बांटा गया है। जैसे कि एज फैक्टर था तो हम उसको देख सकते हैं, ठीक है, इसे हम आराम से देख सकते हैं कि माँ को पोषक तत्व खाने चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए, ठीक है, बिना परामर्श के दवाई नहीं लेनी चाहिए, ड्रग्स नहीं लेने चाहिए, सही उम्र में प्रेग्नेंट्स हो, ठीक है, एक्सरे नहीं करवानी चाहिए, टेंशन नहीं लेनी। तो इस प्रकार के ये प्रिवेंशंस हैं जो हम अगर फॉलो करें तो हम बच्चे को एक नॉर्मल लाइफ या फिर नॉर्मल बच्चा हो सकता है, जिसमें डिसेबिलिटी होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है। इसके बाद टेस्ट आते हैं आइडेंटिफिकेशन के। तो गर्भावस्था में माँ का रक्त चेक करने से हम कर सकते हैं कि बच्चा नॉर्मल है। तो बहुत सी आजकल ऐसी मशीन्स हैं, फ़ॉरेन में हैं, इंडिया में हैं, जिससे हम ऐसी टेक्निक है ऐसी जिससे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चा नॉर्मल है या नहीं है, ठीक है। रक्त में हीमोग्लोबिन स्तर का पता लगाने से हीमोग्लोबिन लेवल बच्चे के ब्लड में हम चेक कर सकते हैं, तो फिर बता सकते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी टेस्ट होता है, उसके बाद एक ट्रिपल मार्कर टेस्ट होता है, ठीक है, फिटोस्कोपी टेस्ट है। ये सब टेस्ट जो है फ़िलहाल फ़ॉरेन में अधिक प्रयोग की जाते हैं। हमारे इंडिया में अभी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है जिससे हम पता लगा सकते हैं, लेकिन कुछ टेस्ट हमारे इंडिया में भी हैं। फिनाइल कीटोन्यूरिया टेस्ट ये हमारे इंडिया में हम करवा सकते हैं, जिसमें हम बच्चे की डिसेबिलिटी का पता लगा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन से हम बच्चे का पता लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन बच्चों के एजुकेशनल प्लान की, यानी कि एज ए स्पेशल एजुकेटर या फिर कोई भी नॉर्मल टीचर भी अगर उनके स्कूल में उनके आसपास में कोई बच्चा है जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल है, तो उनको शिक्षा कैसे दी जाए उनके बारे में थोड़ा बता देते हैं। तो 3 प्रकार की शिक्षा हम दे सकते हैं। पहला होता है कि स्पेशल स्कूल्स और स्पेशल एजुकेशन जो नॉर्मली दी जाती है डिसेबल बच्चों के लिए। फिर आती है समेकित शिक्षा, फिर आती है समावेशी शिक्षा। तो विशेष शिक्षा और विशेष स्कूल यानी कि स्पेशल स्कूल और स्पेशल एजुकेशन जो है उसमें बच्चों पर पर्सनली या व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाता है, ठीक है। उसमें जीवन यापन के कौशल यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चों को दी जाती है, जिससे बच्चे फ्यूचर में अपना कुछ भी खुद इंडिपेंडेंट होकर काम कर सकते हैं। फिर बात करते हैं समेकित शिक्षा की, जिसमें बच्चों को समाजीकरण सिखाया जाता है, यानी कि सोशलाइजेशन उनको करना सिखाया जाता है। समाज में एकता यानी कि नॉर्मल बच्चों के साथ क्या है, इन बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि इनमें सोशलाइजेशन हो, इनमें शेयरिंग की भावना आए, ठीक है। इनका कुछ जो विकास है वो नॉर्मल बच्चों की तरह हो सके, इनका माइंड मैच्योर हो सके, तो इसी कारण इनको समावेशी और समेकित शिक्षा दी जाती है। तो डिसेबल बच्चे जो हैं तो अलग अलग प्रकार की डिसेबिलिटी होती है। RPWD एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग 21 प्रकार की डिसेबिलिटी है, उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
तो आज का ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा। और ये PDF या PPT अगर आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं। धन्यवाद।